जय हिंद। एक बार फिर से सभी को। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास चल रहा था, जिसमें हम लोग देख रहे थे कौन सा लास्ट कैबिनेट मिशन, यहां तक देख लिए थे। और उस कैबिनेट मिशन का प्रभाव क्या रहा छत्तीसगढ़ में, क्या रहा था छत्तीसगढ़ में प्रभाव, कि छत्तीसगढ़ की जितनी भी रियासतें थी, कितनी रियासतें थी जी? 14 रियासतें, है ना। तो वो 14 रियासतों ने क्या मांग रखी थी कि हमारा भी अलग से क्या रहे, एक अस्तित्व रहे करके, है ना। उसके लेके उन्होंने एक संगठन बनाया था। कौन सा संगठन बनाया था? पूर्वी राज्य संगठन, ठीक है। ईस्टर्न स्टेट यूनियन एक बनाया था, जिसके जो प्रमुख थे वो कौन बनाए गए थे? हेड। हाँ, रामानुज सिंहदेव जी बनाए गए थे, ठीक। और ये जो ईस्टर्न स्टेट यूनियन जो बना था, पूर्वी राज्य संघ जो बना था, उसका मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय रायपुर में, ठीक। तो यहां तक देखे थे। ये कब की बात है? 1946 की, 1946। इसके पहले और कुछ चीजें देखे थे क्या 46 में? और कुछ कुछ प्रमुख चीजें क्या क्या देखे थे? सबसे पहले आम चुनाव देखे थे, वेरी गुड, ठीक है। तो आम चुनाव में क्या याद रखना था? एक तो याद रखना था मंत्रिमंडल का गठन, उसका आपको डेट याद रखना था, है ना। 1946 में कब? 27 अप्रैल, गुड, 27 अप्रैल 1946। जिसमें से चार पांच नाम, प्रमुख नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री कौन बने थे? जल्दी जल्दी बताते चलिए। पंडित रविशंकर शुक्ल जी बने थे। उसके बाद फिर अ, ये संसदीय सचिव कौन बने थे? संसदीय सचिव राम गोपाल तिवारी जी बने थे, ठीक। उसके बाद गृह मंत्री कौन थे? द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो ये कुछ प्रमुख नाम आपको याद रखने थे। उसके बाद फिर दूसरा और क्या पढ़े थे 46 में? प्रमुख राजनीतिक सम्मेलन देखे थे, जिसमें कितने देखे थे? 3 देखे थे। एक देखे थे समोदा का, दूसरा देखे थे बिलासपुर का, और तीसरा देखे थे बेमेतरा का। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या था? उसमें इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट था नेतृत्वकर्ता। और बाकी वो तो याद ही रहेगा आपको। मंथ कौन से मंथ में हुआ था? सब दिसंबर में ही हुआ है, ठीक। तो समोदा वाले के नेतृत्वकर्ता कौन थे? डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। बिलासपुर वाले के भुवन भास्कर सिंह जी। और लास्ट जो बेमेतरा, बेमेतरा वाले के मोहनलाल बाटलीवाल। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो स्मृति दिवस मनाए गए थे 1946 में। 2 स्मृति दिवस मनाए गए थे। पहला मनाया गया था कौन सा? अगस्त। और दूसरा स्वाधीनता दिवस। अगस्त दिवस कब मनाया गया था? 9 अगस्त को। किसके कहने पे मनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पे, भारत छोड़ो आंदोलन की याद में, ठीक। और उसके बाद दूसरा स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया था। वो मनाया गया था 26 जनवरी 1946 को। और ये किसके कहने पे मनाया गया था? महंत लक्ष्मी नारायण दास जी के कहने पर, ठीक। उसके बाद फिर और क्या पढ़े थे? उसके बाद दिवस के बाद यही पूर्वी राज्य संगठन का गठन, है ना। इसकी चर्चा की थी, ठीक। चलो ऐड कर लेते हैं कौन कौन। चलिए अब 1946 को ही आगे बढ़ाते हैं, है ना। 4 पार्ट देख लिया, पांचवा पार्ट। जैसा कि आपको पता है, एक मिशन आया था। कौन सा मिशन आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। और क्यों आया था वो? मंशा क्या थी उसकी कैबिनेट मिशन के आने की? तो वो भारत के लिए क्या निर्माण करवाना चाह रहा था? संविधान का निर्माण, ठीक है। और किसको मिलाते हुए? जितने भी प्रांत हैं, प्रांत मतलब जितने भी ब्रिटिश प्रांत हैं, जिसमें हमारे प्रतिनिधि चुने हुए हैं, और जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी कि जो रियासतें हैं, सबको मिला के क्या करना है? एक संविधान सभा बनाना है। और उसका क्या करना है? संविधान बना के गठन करना है हमारे भारत के लिए। ये उसका काम था, किसका? कैबिनेट मिशन को। और कैबिनेट मिशन में कौन अपॉइंट किया था, अध्यक्ष कौन थे, कौन कौन उसके सदस्य थे, वो सब याद है कि नहीं? 3 सदस्य। पहले पैथिक लॉरेंस, उसके बाद दूसरा एबी अलेक्जेंडर, और दूसरा, तीसरा कौन था? वही क्रिप्स था। और ये जो मीटिंग बुलाई गई थी ब्रिटिश प्रांत के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनकी, कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की, कहां बुलाई गई थी? शिमला में बुलाई, ठीक। उसके बाद फिर चुनाव हुए, कांग्रेस सत्ता में आई, नाराज हुआ मुस्लिम लीग। उसके बाद फिर क्या हुआ?
मुस्लिम लीग द्वारा यानी जिन्ना द्वारा एक दिवस मनाया गया था, सीधी कार्रवाई दिवस। ठीक, और ये कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट्स थे, इसको भी हम लोग रिपीट किए थे। तो वही कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ, संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ। ठीक है, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए, संविधान निर्मात्री सभा। संविधान निर्मात्री सभा कब गठित हुआ? तो 1946 में, 1946 में। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछता है इससे। तो हेडिंग लिखिएगा, संविधान निर्मात्री सभा 1946, 1946। तो ये संविधान निर्मात्री सभा का अर्थ क्या है, क्या मतलब निकाल रहे हैं इससे, क्या सभा है ये, क्या काम था इस सभा का? नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या करना है, संविधान का निर्माण करना है। ठीक, तो ऐसे ही चले गए क्या सब लोग, चलो जी संविधान बनाएंगे, ऐसा कुछ था क्या कि प्रतिनिधि थे, कोई चुन के गए थे कहीं कहीं के, कैसे था ये कि चलो संविधान बनाएंगे, मिल के बनाते हैं, कैसे टाइप का बनेगा, तो इस टाइप का ऐसा कुछ था क्या? नहीं, यहां पे क्या हुआ था, जो कैबिनेट मिशन था उसके आदेश पर यानी उसके प्रस्ताव पर क्या हुआ था, जितने भी ब्रिटिश प्रांत हैं, ठीक है, जितने भी ब्रिटिश प्रांत हैं, जितनी भी रियासतें हैं, है ना, सभी के सदस्यों को वहां पे क्या किया गया था, बुलाया गया था। साथ ही उनको भी बुलाया गया था, किनको? जिन्ना की पार्टी। जिन्ना की पार्टी मतलब मुस्लिम लीग। लेकिन मुस्लिम लीग क्या करेगा, बहिष्कार कर देगा, नहीं जाएंगे, हमको क्या दो, हमको दो पाकिस्तान, अलग मान। ठीक, तो यहाँ पे ब्रिटिश प्रांतों के, ब्रिटिश प्रांत मतलब वो जो प्रांत मतलब एक मध्य प्रांत है ना, और वो सब किसके अंतर्गत आते थे, वो सब आते थे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, इसलिए उसे ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। तो ब्रिटिश प्रांत के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे यहां से कौन कौन, रविशंकर शुक्ल चुने गए थे ना, मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री, तो ब्रिटिश प्रांत के मुख्यमंत्री थे। ब्रिटिश प्रांत में भी मध्य प्रांत है। ठीक है, तो मध्य प्रांत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, है ना, चुन के जो गए थे इसमें संविधान निर्मात्री सभा में। उसके अलावा जो रियासत थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, 500 से ऊपर जो देशी रियासतें थी भारत में, उनके प्रतिनिधियों को भी क्या किया गया था, बुलाया गया था। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हमको देखना है कि ये जो संविधान निर्मात्री सभा है, वहां पे मुख्य रूप से कौन कौन है। तो यहाँ पे है दो जगह के लोग, कहां कहां के, पहला ब्रिटिश प्रांत, ठीक, और दूसरा देसी रियासत। रियासत समझ गए ना, जहां पर राजा महाराजाओं का शासन, ठीक है, वो देसी रियासत। और ब्रिटिश प्रांत मतलब जो प्रांत थे, आज स्टेट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, उस समय प्रांत कहा जाता था, प्रोविंस कहा जाता था। ठीक, तो इस संविधान निर्मात्री सभा में दोनों जगह के क्या है, सदस्य चुने गए। तो थोड़ा एक लिख लीजिए इसके बारे में। कहां से लिखोगे, यहां से पहला पॉइंट, किसके प्रस्ताव पर, कैबिनेट मिशन के की अनुशंसा पर, या कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर, या प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा का संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन ब्रिटिश प्रांतों तथा देशी रियासतों के, यानी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था। तो हमको अभी काम है किससे, यही दो से। कहां से, एक तो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, और दूसरा कहां के प्रतिनिधि, देशी रियासतों के प्रतिनिधि।
तो ये दोनों हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है क्या? तो है ना। उस समय अगर मैं प्रांत बोलूं कि छत्तीसगढ़ जो है वो कौन से ब्रिटिश प्रांत में आता था, तो आपका उत्तर क्या होगा? मध्य प्रांत में आता था, सेंट्रल प्रोविंस में आता था। ठीक है, तो यहां से प्रतिनिधि तो जाएंगे ब्रिटिश प्रांत से, यानी हमारे मध्य प्रांत से। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मैं बोलूं छत्तीसगढ़ का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें देसी रियासत से भी प्रतिनिधि भेजने हैं। तो देसी रियासत थे कि नहीं छत्तीसगढ़ में, यह भी आपको पता है। क्या होगा उत्तर? हाँ कि नहीं? थे। और कितने थे वो भी पता है आपको? 14 रियासतें। मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि उसको हर बार रिपीट किए हैं, है ना। पूरे 14 रियासतों के नाम आपको याद है। तो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना है किसका निर्माण? संविधान सभा का निर्माण। तो अब हम आते हैं वापस छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ जो था उस समय किसके अंतर्गत आता था? तो मध्य प्रांत और बरार के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? मध्य प्रांत और बरार के अंतर्गत। तो यहां पे मध्य प्रांत और बरार से कितने सदस्य चुन के गए थे? मध्य प्रांत और बरार मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नागपुर, और इधर कौन सा क्षेत्र? बरार। ये सबको मिला के क्या कहलाता था? मध्य प्रांत कहलाता था। तो यहां से कितने सदस्य चुन के गए थे मध्य प्रांत से? टोटल तो टोटल चुन के गए थे 17। टोटल कितने सदस्य चुन के गए थे? 17 सदस्य यहां से मुख्य रूप से चुन के गए थे। अब इस 17 के 17 से तो हमको काम नहीं है। हमको काम है कहां से? हम लोग कहां का इतिहास पढ़ रहे हैं? हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र का। तो इन 17 में से छत्तीसगढ़ से कितने सदस्य थे कांग्रेस के? तो यहां से 3 सदस्य चुन के गए थे। कितने सदस्य? 3 सदस्य। और मुख्य रूप से टोटल ओवरऑल कितने सदस्य कांग्रेस के चुन के गए थे पूरे मध्य प्रांत से? 17। और उस 17 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कितने थे? तो 3 थे। किसकी बात कर रहा हूं? कांग्रेस की बात कर रहा हूं। ठीक है। और कांग्रेस प्रतिनिधि है, कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव है। कहां के? ब्रिटिश प्रांतों के। तो ब्रिटिश प्रांत में किसका बहुमत था? कांग्रेस का। इसलिए यहां पे कांग्रेस के सदस्य यहां से चुन के गए हुए। और उसके बाद दूसरी बात कहां का कर रहा है? देसी रियासतों की। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में 14 देसी रियासतें थी। तो 14 के 14 के प्रतिनिधि तो नहीं जाएंगे, उन्होंने एक संघ बनाया हुआ था, है ना। तो उस 14 में से 3 क्षेत्र के जो देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि है वो गए थे कहां पे? संविधान निर्मात्री सभा में। तो 3 हो गए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के सदस्य यानी ब्रिटिश प्रांत के, प्लस 3 सदस्य कहां के हो गए? देसी रियासत के। कहां की रियासत? छत्तीसगढ़ की। ठीक। तो टोटल अगर पूछे छत्तीसगढ़ में कितने सदस्य चुन के गए थे संविधान सभा में टोटल, तो क्या आएगा आंसर? 6 सदस्य। और 6 में 3 कहां के हैं? ब्रिटिश प्रांत के। और ब्रिटिश प्रांत में भी कौन से? कांग्रेस के सदस्य गए। और 3 कहां के? देसी रियासतों के प्रति। इतना क्लियर है? अपने को इससे मतलब नहीं है ना। 17 से 17 आपको जानकारी के तौर पर बताया। 17 पूरे मध्य प्रांत से थे, जिसमें मध्य प्रदेश के भी 7 लोग रहे होंगे, 4 लोग कहां के होंगे? नागपुर के, 3 लोग रहे होंगे बरार के, 3 लोग होंगे छत्तीसगढ़ के। ऐसा कुल मिला के कितने? 17। लेकिन हमको इधर से काम नहीं है, है ना। महाराष्ट्र पीएससी देते तो पढ़ते हम लोग नागपुर का, एमपी पीएससी देते तो मध्य प्रदेश का पढ़ते। हम लोग सीजीपीएससी दे रहे हैं, तो हमको काम है कहां के? इस 17 में से 3 का काम। ठीक। और 14 में से भी कितनी रियासतों के प्रतिनिधि गए थे? तो 3। वो नाम देखेंगे अभी। अभी सिर्फ आपको संख्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ से थे 3 ब्रिटिश प्रांत से, छत्तीसगढ़ से थे 3 देशी रियासतों के। कुल कितने हुए? तो 6 हुए। क्लियर है? क्लियर है जी? हाँ। देखो ये जो है ना वो नाम पूछता है ना, यहाँ पे ये तो याद हो जाएगा। 3 वहां के थे, 3 यहाँ के थे। मेन चीज है नाम याद रखना। तो नाम पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक। तो चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा। क्या लिखेंगे? मध्य प्रांत और बरार से, मध्य प्रांत व बरार से संविधान निर्मात्री सभा में कांग्रेस के कुल, कांग्रेस के कुल कितने सदस्य? मध्य प्रांत और बरार से कुल कितने? 17 सदस्य थे।
कुल कितने सदस्य थे? 17 सदस्य थे। ये एक लाइन में आप निपटा देना, अलग से याद रहेगा टोटल कितने थे, तो 17 सदस्य थे। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में, तीसरा पॉइंट। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से अब यहां पे आपको देखना भाई, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से बोल रहा है, यानी यहां पे दोनों आ जाएगा, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देशी रियासत। तो ब्रैकेट में यहां पे लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से पहला ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासत छह सदस्य शामिल हुए थे। 6 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक, अब इतना तो क्लियर है। अब हमको क्या याद करना है कि ये 6 सदस्य कौन कौन थे। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे टेबल जैसे बना लीजिएगा, यहां पे लिख लीजिएगा क्या, 6 सदस्य, 6 सदस्य को 2 भागों में बांट दीजिएगा, है ना। पहला हो जाएगा कौन सा, एक ब्रिटिश प्रांत से, और दूसरे हो जाएंगे कहां से, इस तरफ दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। एक हो जाएगा यहां ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देशी रियासत से। ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, तो यहां से 3 थे, और देशी रियासत से कितने, यहां से भी 3। जो नए लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो तुरंत याद रखिए भाई, यहां पे तुरंत याद करते चलो, बाद में याद नहीं करना है, क्लास में ही याद करना है तुरंत तुरंत। ठीक, और जो पढ़ चुके हैं एक बार, वो अच्छे से कंठस्थ कर ले भाई, है ना, उनका तो रिपीटेशन हो जाएगा। तो ब्रिटिश प्रांत से कौन कौन थे और देशी रियासत से कौन थे। अब ब्रिटिश प्रांत से कौन होंगे भाई, पहला नाम तो आपको उन्हीं का लिखना है। कौन हो सकते हैं, मध्य प्रांत के क्या थे, जो मुखिया थे, मुख्यमंत्री कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल। गुड, तो सबसे पहला नाम आपको लिखना है पंडित रविशंकर शुक्ल जी का। ये कहां से चुन के गए थे, तो ब्रिटिश प्रांत से। दूसरे हो जाएंगे, और ये कहां के थे मुख्य रूप से, पंडित रविशंकर शुक्ल, रायपुर। अरे सागर में जन्म हुआ है उनका। मतलब चुन के कहां से गए थे जी, रायपुर क्षेत्र से, है ना। तो पंडित रविशंकर शुक्ल कहा, रायपुर। उसके बाद फिर जिला रायपुर पड़ता था। उसके बाद फिर बैरिस्टर छेदीलाल जी, ये कहां से, तो ये हैं बिलासपुर से। 3 जो जिले थे ना अपने, मुख्य रूप से कितने जिले थे, शुरुआत में 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। तो उन तीनों जगह से एक एक प्रतिनिधि मुख्य रूप से चुन के वहां पे गए थे, कहा, संविधान सभा में। ठीक, तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है रायपुर, बिलासपुर और तीसरा क्या हो जाएगा, दुर्ग। और यहाँ के कौन कौन प्रमुख व्यक्ति हैं, नाम तो याद नहीं रखना पड़ेगा, रायपुर से रविशंकर जी, बिलासपुर से छेदीलाल जी, और दुर्ग से कौन हो जाएंगे, घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, इजी तक याद हो गया। ब्रिटिश प्रांत से 3 प्रमुख, 3 जिले थे शुरुआत के, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग था। रायपुर से रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर से छेदीलाल जी, और दुर्ग से कौन हो गए, घनश्याम सिंह गुप्त। ये हो गए 3 ब्रिटिश प्रांत से। अब आते हैं देशी रियासत से। ठीक है, तो देशी रियासत से आपको टोटल कितने रियासत है, 14 रियासत। तो 14 के 14 तो आपको अभी यहाँ पे याद नहीं रखना है, 14 में से 3 याद रखना है। कौन कौन से 3, सबसे पहले याद रखना है कौन सा, सरगुजा रियासत। कौन सी रियासत, सरगुजा रियासत, ऊपर की हो गई। बीच की कोई रियासत पूछेगा तो रायगढ़ रियासत, सरगुजा, रायगढ़, और नीचे की प्रमुख रियासत कांकेर। सरगुजा, रायगढ़ और कौन सी रियासत, कांकेर रियासत। तो यहां के प्रतिनिधि वहां पे चुन के गए थे, कहां पे, संविधान निर्मात्री सभा में। तो सबसे पहला नाम लिखिएगा रघुराज सिंह जी का, देशी रियासत से रघुराज सिंह दीवान। ये कहां से, सरगुजा। दूसरा पॉइंट, दूसरा जिला कौन सा, दूसरी रियासत कौन सी बताया, रायगढ़। रायगढ़ से थे पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी। किशोरी मोहन त्रिपाठी रायगढ़ से प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट कौन सा, लास्ट, कांकेर। कांकेर के थे
राम प्रसाद पोटई या पोटाई। ये कहां से? कांकेर से। ठीक। तो 6 सदस्य जो चुन के गए वो यही हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। रविशंकर जी, छेदीलाल जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी। ये तो याद ही रहेगा। देशी रियासत के याद रखना। पहले तुरंत नाम याद मत रखना, पहले रियासत याद रख लेना। जैसे इसमें जिले याद किए थे, शुरू के जो 3 जिले थे सर, वहां से प्रतिनिधि चुने थे। और यहाँ पे मुख्य रूप से 3 रियासत, सरगुजा, रायगढ़, कांकेर। सरगुजा, रायगढ़, कांकेर, अभी दिमाग में भर लो भाई। सरगुजा, रायगढ़ और कांकेर के। सरगुजा से रघुराज, सरगुजा रघुराज याद रहेगा। सरगुजा से रघुराज सिंह। रायगढ़ से पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी। पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी कहां से? रायगढ़ से। और कांकेर से कौन है? राम प्रसाद पोटाई जी। राम प्रसाद पोटाई। तो यहां पे आपको 3 नाम दिख रहे हैं, रघुराज, किशोरी मोहन और राम प्रसाद पोटाई। तो रघुराज सिंह जो थे, ध्यान से समझिएगा भाई, ये जो रघुराज सिंह है वो क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के जितने भी राजा हैं, छत्तीसगढ़ के जितने भी राजा, अगर मैं राजा बोलूं तो कितने राजा हो जाएंगे अब? शासक 14। तो ये 14 के 14 शासकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कौन? रघुराज सिंह। यानी कि राजाओं का, शासकों का क्या कर रहे थे? प्रतिनिधित्व, रघुराज सिंह। और ये जो दोनों हैं, कौन कौन? किशोरी मोहन त्रिपाठी और राम प्रसाद कोटाई। ये क्या कर रहे थे? राजा की जो जनता थी, यानी उस रियासत में जो जनता थी, जो प्रजा थी, तो ये प्रजा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और कौन सी प्रजा का? रियासतों की प्रजा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्लियर है? राजाओं का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था पूछेगा, अभी लिख लेंगे, टेंशन मत लेना। राजाओं का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? रघुराज सिंह। और जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, रियासत की जनता का, यानी रियासत की प्रजा का, वो ये दोनों कर रहे थे। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। तो ये नाम याद हुआ? संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य छत्तीसगढ़ से। कैसे जी? हाँ। चलिए तो मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी बोला उसी को लिख लो भाई, कि कौन कहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये तीनों तो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ रायपुर के कर रहे हो, बिलासपुर के कर रहे हो, दुर्ग के कर रहे हो, नहीं, है ना, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता। और ये जो कर रहे थे वो पूरे छत्तीसगढ़ के राजाओं का कर रहे थे, और ये दोनों पूरे छत्तीसगढ़ के रियासतों की प्रजा का कर रहे थे, ये दोनों। ठीक। चलिए लिख लीजिए उसी को। कौन सा पॉइंट हो गए? 4th पॉइंट। रघुराज सिंह, रघुराज सिंह या रघुराज सिंह दीवान छत्तीसगढ़ के, देखो ये अभी सब क्या है? ये लोग शासक है। रघुराज सिंह और जो जितने भी राजा हैं वो क्या है? शासक है ना? और उसके बाद जब रियासतों का विलीनीकरण होता है, विलीनीकरण मतलब जितने भी रियासत है उसको भारत संघ में मिला लिया गया, उसके बाद ये शासक क्या कहलाए? प्रशासक कहलाए। तो शासक और प्रशासक में क्या अंतर है? ये शासक नहीं है अभी, अभी इन लोग क्या है? प्रशासक है ना? तो शासक और प्रशासक में क्या अंतर है? क्या अंतर है जी? शासक प्रशासक शासक के अधीन रहता है। अच्छा। और और कोई? कैसे लालाराम जी, नहीं जुड़ा है क्या? जो फॉलो कराता है वो प्रशासक है। ठीक है। थोड़ा दोनों दोनों सही बताए अपने अपने हिसाब से, मतलब सही था, आधा था। पूरा सही नहीं। और कोई ट्राई करना चाह रहा है लिखते तक? बताओ। शासक प्रशासक में क्या? हाँ। हाँ। ठीक। और ये भी सही है। सब मिक्स होके आंसर बनेगा। हाँ।
अच्छा, एक शासक के अंतर्गत कई प्रशासक हो सकते हैं, ठीक है। सही है। देखो क्या था, पहले ये लोग क्या कहलाते थे? शासक कहलाते थे, अपने अपने क्षेत्र के राजा कहलाते थे। राजा, शासक बोलो, किंग बोलो, जो भी बोलो। और ये क्या करते थे? अपने क्षेत्र में अपना ही नियम कायदा कानून लागू करवाते थे। यानी जो डिसीजन मेकिंग था या जो पॉलिसी मेकिंग था, वो राइट्स किसके पास था? वो इनके पास होता था, इसलिए शासक कहलाते थे, शासन करते थे। और प्रशासक कैसे कहलाए? प्रशासक मतलब इनके ऊपर भी कोई आ गया था अब, है ना? जैसे आप बताए कि शासक के अंतर्गत होते थे कौन? प्रशासक में। तब ये शासक क्यों नहीं कहलाए? इनको प्रशासक बोला गया। क्यों बोला गया? पहले तो इनके ऊपर कोई नहीं था, इसलिए शासक कहलाते थे। अब इनके ऊपर हो गया है कौन? आजादी के बाद जब विलीनीकरण हुआ, जब मर्ज किए सबको भारत संघ में, तो इनका ऊपर कौन आ गया? भारत का कानून, भारत का संविधान, भारत सरकार, ये सब किसके अधीन हो गए? भारत के संविधान के अधीन हो गए। पहले खुद का नियम कायदा कानून ये सब फॉलो कराते थे, राजा की तरह रहते थे, शासक रहते थे। इसीलिए तो इन लोग संघ बनाए थे ना, ताकि हमारे अस्तित्व को कोई ठेस ना पहुंचे। संविधान जब बनेगा तो हमको भी विशेष अधिकार दिए जाएंगे, जैसा हमारा चले आ रहा है पहले से, है ना? हमारा जो अस्तित्व है वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है? इसीलिए अपना बनाए थे संघ। लेकिन वही हुआ, बाद में इनको मिलना ही था भारत में, है ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सबके सहयोग से ये लोग भारत में मिले। ठीक। अब इनका जो पहले की तरह जो रूल्स रेगुलेशन अपने रियासत में फॉलो करते थे, कर पाई क्या? नहीं, क्योंकि इनके ऊपर भी बैठ गया है। कौन बैठ गया है? भारत का कानून बैठ गया है, संविधान, भारत सरकार। ठीक है, इसलिए अब ये शासक नहीं कहलाते, क्या कहलाते हैं? प्रशासक कहलाते हैं। क्लियर है? क्लियर है जी? हाँ, चलिए। तो ये आपको नाम याद रखना, ये तीनों का काम क्या क्या था संविधान निर्मात्री सभा में? पहला, रघुराज सिंह दीवान छत्तीसगढ़ के नरेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, शासकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी और राम प्रसाद कोटाई रियासती जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक। अब थोड़ा सा, ये तो हो गई छत्तीसगढ़ की बात, है ना? कितने सदस्य थे कुल मध्य प्रांत से? तो 17। उसमें से भी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस या ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? तो 3। देशी रियासत से कितने थे? 3। नाम भी याद हो गए। अब जो कुछ प्रश्न आता है, जैसे संविधान सभा से प्रश्न आता है कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? ये सब लोग गए थे, कहाँ गए थे बैठक में भाग लेने के लिए? कहाँ हुई थी बैठक संविधान सभा की? दिल्ली में हुई थी, है ना? ये भी प्रश्न पूछता है। कब हुई थी? ये भी पूछता है। ये लोग जो सदस्य चुन के गए हैं, ठीक है, कहाँ गए हैं? दिल्ली में गए हैं बैठक में भाग लेने के लिए, पार्लियामेंट हाउस, ठीक है, पुराना वाला। तो और ये जो है वो कब बैठक हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी जी? ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछता है भाई, चिल्लर जनरल नॉलेज। संविधान सभा की प्रथम बैठक, अध्यक्ष कौन थे, ये सब प्रश्न आते हैं। 9 दिसंबर 1946 लिख लीजिए भाई, कुछ कुछ चिल्लर लिख लो तो यहीं पे। संविधान सभा की प्रथम बैठक, इसी में ही लिखना, अलग से मत लिखना, इसी के कंटिन्यूएशन में लिखो, याद रहेगा। ये जो चुन के गए हैं, तो कहां गए थे? तो यहीं तो गए थे बैठक में भाग लेने के लिए। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। प्रथम बैठक कब? प्रथम बैठक कब हुई थी? तो अभी डेट बताए, 9 दिसंबर 1946, 1946 में। कहा हुई थी? तो दिल्ली में। चलिए, ये हो गया। और क्या प्रश्न पूछता है? इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन बनाए गए? अध्यक्ष में भी दो नाम आता है, एक स्थायी, अस्थायी अध्यक्ष और एक स्थायी अध्यक्ष। किसे बनाया गया था संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष? हाँ, वेरी गुड, लिख लीजिए। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, या अस्थायी अध्यक्ष लिखोगे तो भी सही है। प्रथम इसलिए लिख रहा हूं ताकि याद रहे कि हाँ, फर्स्ट ये थे करें। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद
सिन्हा जी। और उसके बाद फिर 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब कब बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष? डेट भी पूछ लेता है। गुड। 11 दिसंबर 1946 को। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र बाबू। उसके बाद और क्या प्रश्न आते हैं? प्रथम बैठक हो गया, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हो गए, स्थायी अध्यक्ष हो गए। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे जी? संविधान सभा उपाध्यक्ष। या कैसे कर रहे हो? चिल्हर विलर नहीं देख रहे हो क्या? ये तो एकदम चिल्हर वाले हैं सब। कौन थे उपाध्यक्ष? नहीं, वह कहां से बी आर अम्बेडकर जी हो जाएंगे? नहीं, लिखिए H.C. मुखर्जी। ठीक। वो अलग अलग आयोगों के अध्यक्ष, उसमें जो बनाया गया था आयोग अलग से, इसका आयोग, उसके आयोग, ये वो सब अलग है। ठीक है। और ये जो है ये पूरी संविधान सभा की बात करना है। तो पूरे संविधान सभा के जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी। ठीक। उसके बाद और क्या पूछता है? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार B.N. राव। B.N. राव। ये भी आपको मुख्य रूप से याद रखना है। सबके नाम याद रखते चलो भाई, जो नए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं साथ साथ याद रखते चलो। ये भारत के इतिहास, भारत के संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। कब हुआ? 9 दिसंबर। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी बने, परमानेंट वाले 11 दिसंबर को। उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। और जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव समझ गए क्या? प्रस्तावना, हाँ, प्रियम्बल जो है उसको कब पेश किया गया, किसने पेश किया, वो भी प्रश्न पूछता है। कब उसे स्वीकार किया गया, किसने पेश किया था संविधान सभा में? जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रस्तावना याद है सबको? जो तैयारी कर रहा है उसको प्रस्तावना रट्टा रट्टा याद होनी चाहिए। याद है प्रस्तावना? कैसे? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, हाँ बताते चलो, गणराज्य, हाँ। और मेरे को कहां पता चलेगा? अच्छा, मेरे को कहां पता चलेगा? ये तो देख के भी बता दोगे। मैं देख थोड़ी रहा हूं आप लोग को, ऑडियो बस सुनाई दे रहा। ठीक ठीक। चलिए, ये देखो, ये जो है ना प्रस्तावना, पूरा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु, पूरा यहां से लेके आखिरी तक एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं करके, ये पूरा यहां से लेके यहां तक का, लास्ट लाइन तक का। ठीक है। मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को, ऐसा करके पूरा शुरू से लेके लास्ट तक का एक एक वर्ड, ना इधर से उधर, पूरा रट्टम रट्टा याद होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में दे रहे हो तो इंग्लिश में वो प्रियम्बल याद रखो, हिंदी वाले हैं या हिंदी में देंगे मेंस को तो हिंदी में याद रखो, लेकिन प्रियम्बल याद करना ही है। अगर प्रियम्बल याद हो गया, प्रस्तावना, तो आप 25 से 50% संविधान ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। तो प्रियम्बल याद रखिएगा भाई, प्रस्तावना। तो उसी प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से चाचा जी ने, लिख लीजिए, उद्देशिका प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? कब पेश किया गया? 13 दिसंबर, हाँ गुड, 1946। किसके द्वारा? पंडित
नेहरू द्वारा। हाँ, आप लोग पूरा लिख देना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भी पॉइंट्स है तो पंडित नेहरू द्वारा। और स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक, क्योंकि चर्चा होनी थी, है ना, सब मीटिंग हुआ, चर्चा हुई, तो उसके बाद स्वीकार किया गया। पेश हुआ 13 दिसंबर को, और स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक, और किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब आते हैं, और क्या, हिंदी प्रारूप समिति, जैसा कि आपको बताया कि जो संविधान सभा थी उसमें अलग अलग समिति बनाई गई थी, हिंदी प्रारूप समिति, झंडा समिति, बहुत सारी समितियां। ठीक, तो वैसी जो हिंदी प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न पूछता है। तो उसके अध्यक्ष जो थे वो हमारे छत्तीसगढ़ के ही थे। कौन? घनश्याम सिंह गुप्त जी, हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा में हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो चुन के गए थे छत्तीसगढ़ से, दुर्ग क्षेत्र से, कौन? घनश्याम सिंह गुप्त। ये हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए, तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है घनश्याम सिंह गुप्त जी का, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट डेट, 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी, ये सब आपको प्रमुख रूप से याद रखने ही रखने हैं। क्लियर है? क्लियर है जी? हाँ, अब एक बार अभी जो पढ़े उसको रिपीट करते हैं, फिर आगे भारत को क्या करेंगे, अभी आजाद करवाएंगे, झंडा फहरवाएंगे। ठीक है, तो उसके पहले थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं आज जो देखे डेट के हिसाब से। सबसे पहले कहां से स्टार्ट किए थे? सबसे पहले कहां से स्टार्ट किए थे? संविधान निर्मात्री सभा से, है ना, जो चल रहा है। इसमें कांग्रेस के कितने सदस्य थे? छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत से 17 सदस्य। और उसमें छत्तीसगढ़ संभाग से कितने थे? तो 3 थे। छत्तीसगढ़ से कितने थे? तो 3। मध्य प्रांत से पूछेगा टोटल तो 17 थे, उस 17 में से 3 छत्तीसगढ़ के थे। नाम बताइए। पहला रायपुर से रविशंकर शुक्ल, दूसरा बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, और तीसरा दुर्ग से घनश्याम सिंह। देखो, अगर आप प्लेस करके याद रखोगे ना तो इजी पड़ेगा। पहले नाम मत याद रखना, पहले याद रखना जगह। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। रायपुर शुक्ल जी, बिलासपुर छेदीलाल जी, और दुर्ग से गुप्त जी। ये हो गया। उसके बाद फिर 3 थे रियासत से। रियासत में भी नाम पहले मत बोलना, पहले स्थान बताइए। स्थान सबसे ऊपर वाला कौन सा? सरगुजा। सरगुजा के बाद इधर रायगढ़, और रायगढ़ के बाद इधर, रायगढ़ के बाद कांकेर। गुड। सरगुजा से सरगुजा रघु राज, हाँ, रघुराज सिंह दीवान। रायगढ़ से पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी, और इधर राम प्रसाद कोटाई। ठीक, अभी रायगढ़ से याद आया, अभी पद्मश्री मिला है 3 लोग को। किनको किनको मिला है छत्तीसगढ़ से पद्मश्री के लिए नामित हुए हैं? कहां कहां से है सब? याद है कि नहीं है? जागेश्वर यादव, वेरी गुड। कहां से? करंट नहीं पढ़ रहे हो? पेपर नहीं पढ़ रहे हो? रायगढ़ से हैं? अच्छा। और बताइए। अरे, एक कथक कलाकार को मिला है ना, राजा चक्रधर सिंह का नाम सुने हैं कि नहीं? हाँ, वैद को भी मिला है, हेमचंद मांझी जी को। मैं पूछ रहा हूं, ये रायगढ़ से इस राजा चक्रधर सिंह को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे?
हाँ, राजा चक्रधर सिंह कौन से विधा के कलाकार थे, कौन सा नृत्य करते थे, कथक नृत्य करते थे। और उनके दरबार में एक प्रसिद्ध दरबारी थे, वो भी कथक नृत्य करते थे, पंडित कार्तिक राम, है ना। पंडित कार्तिक राम सुने कि नहीं, प्रसिद्ध कथक कलाकार। प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। हाँ, तो वही पंडित कार्तिक राम जी के बेटे को, जो कि वो भी प्रसिद्ध कलाकार है, उनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। ठीक है, नामित हुए हैं। तो क्या नाम है उनका, पंडित कार्तिक राम जी के, पंडित बरेड जी, वेरी गुड। हाँ, वही नाम तो पूछ रहा हूं जब से, पंडित रामलाल बरेड जी। ठीक है, तो पंडित रामलाल बरेड जी, मांझी जी और जागेश्वर यादव, जिन्होंने बिरहोर जनजाति के रहवास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए कार्य किया। तो ये तीन लोग का नाम पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में, है ना। क्षेत्र, स्थान और साथ ही उनके नाम। करंट वरेंट पढ़ नहीं रहे हो, पेपर वेपर पढ़ो उसको। चलिए, तो वो भी उसी क्षेत्र से पंडित, और ये भी पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी भी पंडित उसी क्षेत्र से, तो ये नाम आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आए, चुन के गए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, मिटा देता हूं, नहीं तो यही देख देख के बोलोगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर। हाँ, कौन सा दिन पड़ा था उस दिन? ये मैथ्स में निकालना, रीजनिंग में। ठीक, उसके बाद फिर प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष, हाँ, मुखर्जी। ठीक, एस सी मुखर्जी। प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका डेट क्या है, डेट क्या है इनका, डेट 11 दिसंबर। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, बी एन राव जी। ठीक, उसके बाद फिर आ, हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे छत्तीसगढ़ से, घनश्याम सिंह गुप्त जी। ठीक, प्रस्तावना को कब पेश किया, मतलब उद्देशिका को कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर, नेहरू जी द्वारा। और पास कब हुआ, यानी स्वीकार कब किया गया उसे, हाँ, 22 जनवरी 1947। चलिए, अब आते हैं, ये चला संविधान, फिर पूर्ण हुआ, ये सब चीजें आप इतिहास में और संविधान में पढ़ते हैं। हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ का इतिहास, तो 46 में आपको यही चीजें याद रखनी है कि कौन कौन चुन के गए थे। ठीक है, तो ये 6 नाम आपको मुख्य रूप से याद रखना है। वो तो आप लोग को चिल्हर में बताया सब नाम, डेट 11, उद्देशिका, वो सब तो आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में याद रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है करके उसको देखें। हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास से ये 6 नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 1946 में। और फिर क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को भारत में क्या होता है, स्वतंत्रता की लहर दौड़ती है, भारत आजाद होता है। ठीक है, तो उस को भी प्रश्न पूछता है, लेकिन उसमें जो प्रश्न पूछता है वो ये पूछता है कि छत्तीसगढ़ से जो लीडर्स थे, ठीक है, 15 अगस्त को विभिन्न स्थानों पे उन्होंने क्या किया था, ध्वजारोहण किया था, झंडा फहराया था। तो किस व्यक्ति ने कहां पे झंडा फहराया, ये चीज को पूछता है आखिरी में 15 अगस्त को। ठीक है, और भी रविशंकर शुक्ल जी का भाषण वाषण भी है कि ये पूरे लोगों का क्या है, स्वतंत्रता है, सब बच्चे बूढ़े जवान महिला पुरुष सभी की स्वतंत्रता है, हम ही लोगों का योगदान नहीं है, सभी लोगों ने योगदान दिया। ऐसा वो क्या देते हैं, भाषण देते हैं। तो वो कहां से झंडा ध्वजारोहण किए, इसके अलावा और कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीजें जो हुई। ठीक है, जो राजनीतिक बंदी थे, है ना, राजनीतिक बंदी समझ गए, जो हमारे आंदोलन करने वाले थे, जिनको ब्रिटिश शासन के समय क्या कर लिया गया था, कैद कर लिया गया था। तो 15 अगस्त के दिन उनको भी क्या किया गया था, छोड़ा गया था, रिहा किया गया था। लगभग 200 कैदियों को क्या किया गया था, रिहा किया गया था। तो वो सब की चर्चा भी करेंगे। तो अब रहेगा क्या, आधुनिक इतिहास का सबसे कौन सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक, लास्ट भी नहीं कहेंगे, इसके बाद भी इतिहास आगे बढ़ता है ना, एक और विद्रोह चलेगा, है ना, वो आगे देखेंगे। लेकिन ये जो रहेगा इतिहास का, मान के चलिए आखिरी टॉपिक है क्या, 15 अगस्त या फिर छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस या छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह लिख लीजिए। लास्ट डेट 1947, 1947। लेकिन ये लास्ट नहीं है, इसके बाद भी है बहुत सारी चीजें। रियासतों का विलीनीकरण है, ठीक है, किसके योगदान से हुआ उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही 1947 में जब लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग जगह पे ध्वजारोहण कर रहे थे, जश्न मना रहे थे आजादी का, तो हमारे छत्तीसगढ़ के एक कर्मठ पुरुष, सभी कर्मठ है लेकिन वो ज्यादा ही थे, इनकी बात कर रहा हूँ, जो शुरू से क्लास अटेंड कर रहे हो समझ गए होंगे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, गुड। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी क्या कर रहे थे, एक जगह पे जाके क्या कर रहे थे, उस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। 14 रियासत में जो सबसे छोटी रियासत थी कौन सी, शक्ति रियासत, है ना। सबसे बड़ी रियासत पता है आपको, बस्तर। और सबसे छोटी रियासत कौन सी, शक्ति। तो शक्ति में क्या चल रहा था उस समय, आंदोलन चल रहा था, किसान जनता क्या कर दी थी, विद्रोह कर दी थी, तो उसको दबाने गए थे, 1947 में ही हुआ था। तो चर्चा करेंगे उसकी भी। तो सबसे पहले तो आजादी की बात करते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस, तो लिख लीजिए दो चार लाइन इसके बारे में। कब आजाद हुआ, 15 अगस्त। और 15 अगस्त से एक और डेट हम लोग पढ़े हैं भारत छोड़ आंदोलन में, क्या डेट पढ़े हैं, याद है किसी को। हाँ, जुलूस निकला था बिलासपुर में, और किसके नेतृत्व में निकला था, कालीचरण, वेरी गुड। तो 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ठीक। छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में, छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में प्रमुख नेताओं द्वारा, प्रमुख नेताओं द्वारा ध्वजारोहण किया गया, ध्वजारोहण किया गया, ठीक। तो स्थान की चर्चा करेंगे, कौन कौन से स्थान थे, है ना। और सभी से प्रश्न आते हैं, उस वो 4-5 ही स्थान है, उतने आपको याद रखने हैं। साथ ही जैसा कि आपको बताया कि जो राजनीतिक कैदी थे, जो बंदी थे, उनको क्या किया गया, रिहा किया गया था। और लगभग कितने थे वो लोग, 200 के आसपास, ठीक है। तो लिख लीजिए उसको भी। उस समय जो कमिश्नर थे, है ना, तो लिख लीजिए कमिश्नर के वी एल सेठ ने जेल में बंद लगभग 200 कैदियों को जेल में बंद लगभग 200 कैदियों को रिहा किया, ठीक। तो कमिश्नर का नाम याद रख लेना, क्या नाम था, KVL सेठ। उसके बाद आते हैं वही विभिन्न स्थान और ध्वजारोहण क्षेत्र, तो यहाँ पे वही 2 कॉलम बना लो। सबसे पहले नेता लिख लीजिए, प्रमुख, प्रमुख नेता। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ध्वजारोहण स्थान, ध्वजारोहण स्थान। तो सबसे पहले हमारे सीएम की बात कर लेते हैं, है ना। कौन है सीएम उस समय 1947 में, पंडित रविशंकर शुक्ल। जैसे ही पंडित रविशंकर शुक्ल जी मुख्यमंत्री की बात आई, तो मैं एक बार थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं और आप लोग से डेट पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहता हूं, आपको समझ आ गया होगा कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने थे, डेट। 29 जुलाई 1998, 38, है ना। 29 जुलाई 1938 को प्रथम बार
पंडित रविशंकर शुक्ल जी मुख्यमंत्री बने। किसके स्थान पे बने? नारायण भास्कर खरे। वेरी गुड। उसके बाद फिर पंडित रविशंकर शुक्ल जी दूसरी बार मुख्यमंत्री कब बने? मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र। 27 अप्रैल 1946। वेरी गुड। उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने, यानी तीसरी बार? 1 नवंबर 1956। वेरी गुड। तो ये तीन तीन डेट याद रखना है। मध्य प्रांत के पहला और दूसरा याद रख लेना। पहली बार वही 29 जुलाई 1938, दूसरी बार 27 अप्रैल 1946, और उसके बाद मध्य प्रदेश का है ना, क्योंकि मध्य प्रांत जो था वो बढ़ गया, नागपुर बरार क्षेत्र अलग हो गया, अब अपने पास सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश था, एमपीसीजी। तो ये मध्य प्रदेश कब बना? तो 1956 में बना, 1 नवंबर को। तो उसी समय जो प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो भी पंडित रविशंकर शुक्ल ही थे, लेकिन वो आगे की बात है। 1947 में भी कौन है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी है। तो लिख लीजिए, पंडित रविशंकर शुक्ल। ये कहां पे ध्वजारोहण करेंगे? क्योंकि ये मध्य प्रांत के क्या है? मुख्यमंत्री है। और मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी उस समय? नागपुर थी। तो भाई सीएम कहां झंडा फहराएंगे? कैपिटल में, राजधानी में, और राजधानी नागपुर है ना। तो लिख लीजिए कहां ध्वजारोहण किए थे? नागपुर। नागपुर में भी कौन सा स्थल? सीताबर्डी। ठीक। और सीताबर्डी में किसी ने झंडा फहराया था, याद आ रहा है किसी को? हाँ, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। वेरी गुड। प्यारेलाल सिंह जी के बेटे। वेरी गुड। तो रविशंकर शुक्ल जी नागपुर सीताबर्डी क्षेत्र में क्या किए? ध्वजारोहण किए। उसके बाद आते हैं एक नाम, रायपुर के प्रमुख व्यक्ति वामन राव लाखे। वामन राव लाखे। अब ये कहाँ के हैं वामन राव लाखे? मुख्य रूप से रायपुर के हैं। तो रायपुर में क्या फहराएंगे? झंडा फहराएंगे। और रायपुर में जो प्रमुख स्थान था, सबसे फेमस चौक जहां पे गांधी जी पहली बार आए, गांधी चौक, रायपुर। तो यहां पे ध्वजारोहण किए कौन? वामन राव लाखे जी। रायपुर से है, रायपुर का ही फेमस चौक गांधी चौक। तीसरे व्यक्ति, इनका नाम हम लोग पढ़े थे, आप बताओगे मैं नहीं बताऊंगा, आर के पाटिल। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में ये खाद्य मंत्री रहे, लेकिन इसके पहले क्या थे ये? पढ़े हैं, याद करो। वेरी गुड। रायपुर डिप्टी कमिश्नर कब? कौन से आंदोलन में पढ़े थे इनके बारे में? ठाकुर प्यारेलाल सिंह बोले थे कि अगर भीड़ को कुछ हुआ तो आपकी जिम्मेदारी, यानी सरकार की जिम्मेदारी। मध्यस्थता निभा रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन समय 1942 के समय क्या थे ये? डिप्टी कमिश्नर थे। कहां? रायपुर क्षेत्र। तो लिख लीजिए आर के पाटिल, जो कि अभी क्या बन गए? खाद्य मंत्री। ये कहां पे झंडा फहराए? तो जहां पे रायपुर में परेड होता है 26 जनवरी का, कहां होता है? पुलिस लाइन, है ना। तो लिख लीजिए पुलिस लाइन या पुलिस ग्राउंड, रायपुर में ये झंडा फहराए। और अभी सीएम कहां जाते हैं झंडा फहराने? अभी वर्तमान में 26 जनवरी को जगदलपुर में, है ना। कहां झंडा फहराए? जगदलपुर। और यहाँ कौन? तो यहाँ राज्यपाल जी। चलिए, तो क्या बताया? रविशंकर शुक्ल नागपुर, सीताबर्डी, वामन राव लाखे गांधी चौक, आर के पाटिल पुलिस लाइन में। उसके बाद आते हैं हमारे जो घनश्याम सिंह गुप्त थे। ठीक है, घनश्याम सिंह गुप्त। ये कहां पे झंडा फहराएंगे जी? इनका क्षेत्र कौन सा है? दुर्ग। तो ये कहां झंडा फहराएंगे? दुर्ग में। ठीक। उसके बाद फिर लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, घनश्याम सिंह गुप्त क्या थे? तो विधानसभा के स्पीकर थे, या विधानसभा अध्यक्ष, या स्पीकर ही लिख लो। उसके बाद रविशंकर शुक्ल जी क्या थे? तो ये सीएम थे, मुख्यमंत्री थे। आर के पाटिल का तो लिख ही लिए, क्या? खाद्य मंत्री। वामन राव लाखे क्या थे? तो इनको पोस्ट नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लिख लो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वामन राव लाखे। उसके बाद और किन के बारे में पूछता है? और पूछता है अपने आरजी तिवारी, राम गोपाल तिवारी से प्रश्न आते हैं।
राम गोपाल तिवारी मुख्य रूप से कहाँ के? मुख्य रूप से कहाँ के थे? मुख्य रूप से पूछ रहा हूं ना। मुंगेली से थे। और मुंगेली कौन से जिले में आता था उस समय? बिलासपुर। इसलिए ये इनके द्वारा जो ध्वजारोहण किया गया था वो किया गया था बिलासपुर के गांधी चौक। बिलासपुर के गांधी चौक। और इसका नाम गांधी चौक कब पड़ा था बिलासपुर वाले का? डेट बताइए। जैसे रायपुर का गांधी चौक का नाम गांधी चौक कब पड़ा था, और बिलासपुर के गांधी चौक का नाम गांधी चौक क्यों पड़ा था? क्योंकि हम लोग जितना डिटेल में पढ़े हैं उस हिसाब से आप लोग बता भी सकते हो कि हाँ इस चौक का नाम इस सन में पड़ा था करके, रायपुर का भी और बिलासपुर का भी। बताइए। और अच्छे से याद होगा तो डेट सहित भी आप लोग को याद हो सकता है या होगा भी। कब पड़ा था जी दोनों का नाम गांधी चौक, रायपुर और बिलासपुर वाले का? वेरी गुड। 20 दिसंबर 1920 जब गांधी जी प्रथम बार आए थे, है ना। और बिलासपुर वाले का डेट या ईयर ही बता दीजिए। 1933 में, है ना, नवंबर में। और डेट याद है? 24 है, 25 है, 26 है, क्या है? क्योंकि आपको पता है भाई कि जब प्रथम बार छत्तीसगढ़ आए थे गांधी जी, तो रायपुर और कहाँ गए थे? दो ही जगह तो गए थे, रायपुर और धमतरी, है ना। उसके बाद फिर निकल गए थे नागपुर के लिए। और जब दूसरी बार आए थे तब गए थे कहाँ कहाँ? रायपुर, धमतरी, उसके बाद फिर बलौदा बाजार, बिलासपुर, फिर किस रास्ते से आए वो भी आप लोग को हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। तो गांधी जी दूसरी बार जब गए आए थे छत्तीसगढ़ 1933 में नवंबर माह में, तब बिलासपुर वाले का नाम क्या हुआ? गांधी चौक। और रायपुर वाले गांधी चौक का निर्माण कब हुआ था, यानी कब से नामकरण हुआ है? तो प्रथम आगमन से। ठीक। तो इन प्रमुख नेताओं के नाम, ठीक, और उनके संबंधित प्रमुख स्थलों के नाम आपको याद रखने हैं। अब ये राम गोपाल तिवारी क्या थे? राम गोपाल तिवारी क्या थे? संसदीय सचिव। संसदीय सचिव थे। तो ये हुआ क्या? 15 अगस्त 1946 को। ठीक। और आपको बताया अभी, क्या बताया? 2 मिनट बस, है ना। आपको क्या बताया कि इस समय 1947 में ही हमारे एक क्षेत्र में क्या चल रहा था? विद्रोह चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। कौन से क्षेत्र में? शक्ति क्षेत्र में, है ना। और वहां पे नेतृत्व करने कौन गए हुए थे? पंडित, सॉरी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, है ना। तो टॉपिक है छोटा सा, उसको देखेंगे हम लोग, है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। और आपको यह भी समझना भाई कि जब 1947 में पूरे भारत में आजादी का जश्न मनाया मनाया जा रहा था, हालांकि एकदम आजादी मिली इसका मतलब ये नहीं कि लोग त्रस्त नहीं हुए थे, दुखी नहीं हुए, तो हुए थे वो लोग पार्टीशन को लेके। ठीक है। तो उस समय भी भारत के एक स्थान पे क्या हुए थे? दंगे हुए थे, मारकाट हुआ था। कौन सा स्थान? बंगाल में। बंगाल में भी कौन से स्थान जहां पे गांधी जी गए थे? जैसे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी वहां रोकने गए थे, तो इधर जब ये लोग सब जश्न मना रहे थे, दिल्ली में भाषण दे रहे हैं चाचा जी, तो गांधी जी एक स्थान पे गए थे दंगा रुकवाने। कहां पे? बंगाल का नुआखाली। कौन सा? बंगाल का नुआखाली। ठीक है। तो वहां पे भी क्या हुए थे? सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ठीक है। तो वो भी आपको याद रखना, वो आगे उसकी चर्चा करेंगे। ठीक। तो आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? हाँ। हाँ। हम्म। किसमें? व्यापम लिया, पीएससी लिया? व्यापम लिया है। आप वही याद रखना है भैया जो है सही में एक्चुअल वाला। कौन सा एग्जाम में लिया है? क्योंकि अधिकतर गिरफ्तारी को गिरफ्तारी वाला ही लेता है, आत्मसमर्पण को आत्मसमर्पण वाला ही लेता है, और शहादत दिवस को शहादत दिवस वाला ही लेता है। तो जो याद है आपको और जो सही चीज है उसी को याद रखना है। ठीक है। बाद में शायद आप हो सकता है वो विलोपित उलोपित किया होगा या चेंज किया होगा, आंसर भले उस समय ले लिया होगा,
गिरफ्तारी वाला डेट क्या है जी? पंडित वीर नारायण, सॉरी, वीर नारायण सिंह जी का डेट 10 दिसंबर तो शहादत दिवस, 24 अक्टूबर 1900, सॉरी 1856 में। और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके रखा गया था कौन से जेल में? रायपुर जेल में। और उसके बाद वहां से फिर वो निकल गए। ठीक है, तो यही वाला डेट लिया हुआ है निकलने वाला। अच्छा, आत्मसमर्पण वाला वो। ठीक है, निकलने के बाद फिर अपनी सेना खड़ी की है। उसके बाद जब जनता को इधर त्रस्त करने लगे तो उन्होंने क्या किया था? आत्मसमर्पण किया था। तो आत्मसमर्पण वाला डेट अलग है, गिरफ्तारी वाला डेट अलग है, और साथ ही शहादत वाला डेट अलग है। तो ये जो अलग अलग है और जो एक्चुअल है वही आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह के जो प्रश्न है उसमें अलग ले लिया होगा गलती से, या हो सकता है आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हो या फिर वेबसाइट से देख रहे हो तो थोड़ा त्रुटि हो गई होगी, लेकिन मेरे ख्याल से मतलब मैं जितना देखा हूं वो एक्चुअल वाला ही लिया है। गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी, किसने किया तो उसका नाम, शहादत कब हुआ वो सब पूरा डेट। ठीक है, तो फोकस उसी में रखना है अपने को, चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम हो। इस मामले में वीर नारायण सिंह जी वाले मामले, और जो बाकी मामले थे, है ना, उसमें तो आपको बताया भी था कि व्यापम अलग और ये अलग। 21, 28 याद आ रहा है? कौन सा वाला? कौन सा डेट है 21, 28 वाला? हाँ, दुर्गार्जनी वाला। ठीक है, रघुनंदन सिंगरौल जी वाला। ठीक, तो उसमें व्यापम और जो वहां पे डिस्प्यूट वाला मैटर रहता है, तो उसमें अलग ले लेता है, वो बताया भी क्लास में। लेकिन वीर नारायण सिंह जी वाले ऐसे प्रश्न हैं, है ना, क्योंकि प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है छत्तीसगढ़ से, तो उनका व्यापम और पीएससी में डिस्प्यूट नहीं होता। ठीक है, उसमें वही उत्तर को लेता है जो एक्चुअल है, तो उसमें आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है बुक में या कहीं ऐसा लिख दिया हो, लेकिन आप सही चीज को ही लेना। गिरफ्तारी, आत्मसमर्पण, दूसरी बार गिरफ्तारी, शहादत, सब डेट सटीक रूप से वही लेना जो है। ठीक, चलिए ठीक है फिर, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और पुराने क्वेश्चंस बना रहे हो कि नहीं बाकी लोग? बाकी लोग प्रश्न वश्न बना रहे हैं? बाकी लोग से पूछ रहा हूँ जितने लोग जुड़े हैं, बनाते हैं? कितने लोग नहीं बनाते हैं जी? वाह, बता रहे हैं नहीं बनाते। हाँ, बनाइए, है ना, क्योंकि अब अंत समय आ गया है। अंत समय आ गया मतलब गिन के 10-11 दिन बचे हैं, है ना। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, प्रश्न बनाइए। जैसे कि अभी बता रहे थे कि ये प्रश्न ऐसा है, वो लिया है। तो व्यापम के हो या पीएससी के हो, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाइए। और अंतिम समय है तो थोड़ा करंट अफेयर भी साथ साथ देखते चलिए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत समझना क्या कि सर फरवरी में पेपर हो रहा है तो नवंबर या दिसंबर तक का ही करंट अफेयर आएगा, क्या? नहीं, है ना। ऐसे 2-3 पीएससी के एग्जाम हुए हैं जिसमें जिस दिन पेपर है उसके 20 दिन पहले का करंट अफेयर पूछ लिया है ना। तो आप ये सोच के मत चलना कि 1 जनवरी 2023 से लेके अपना दिसंबर 2023 तक के ही प्रश्न आएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो जनवरी 2024 के प्रश्न भी उठा सकता है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ये जो पद्मश्री मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है किसी को, किसी का निधन हो जा रहा है, किसी बड़े कलाकार का या किसी व्यक्ति का, तो वो सब चीजों को भी अभी से मतलब पेपर पलटते रहो, है ना। अभी बुक में तो नहीं छप जाएगा लेटेस्ट, वो तो आपके पास होगी करंट अफेयर की कोई ना कोई। मैं पीडीएफ भी भेजा था अर्जुना का, है ना। आप अर्जुना फॉलो करो, बीके नायक फॉलो करो, या कोई भी पब्लिकेशन का फॉलो करो। ठीक है, तो वो 2023 का पूरा वाला ले लेना, और जनवरी का जितना भी है वो आप पेपर में ही निपटाते चलो। पेपर मतलब जो भी आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है, नहीं भी आता है तो आप नव भारत का ई पेपर, दैनिक भास्कर का ई पेपर, वो आप खोल के देख सकते हो। तो जनवरी के करंट अफेयर को भी हमको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको भी साथ लेते हुए चलना है। ठीक, तो चलिए ठीक है बाकी। हाँ, क्या डाउट है एडमिनिस्ट्रेशन में? हाँ, तो अब अंतिम समय है ना, वो थोड़ा सा लगता है। ऐसा नहीं कि हो रहा होगा, नहीं है, है ना, क्योंकि लास्ट टाइम में यही हौच पौच लगता है। बहुत सारे दिखते होंगे हमको, इतिहास दिख रहा है, भूगोल दिख रहा है, उस भारत की इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की कला संस्कृति, भारत का अर्थशास्त्र, विज्ञान,
है ना, पर्यावरण, ये सब पूरा पूरा हौच पौच खिचड़ी जम जाता है। तो उसी खिचड़ी में ये सब दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि माइंड को क्या रखना है, थोड़ा कंट्रोल रखना है। ठीक है, अपने को ये सोच के मत चलना कि ये मेरा तैयारी नहीं हुआ है या वो मेरा बच गया है ना। जितना हो चुका है, क्योंकि अंतिम समय में हड़बड़ा जाओगे। अभी 10 दिन है, 10 दिन में पूरी बुक लेके बैठोगे या पूरा पंचायती राज का ये गणपूर्ति कोरम है, महिलाएं 1/3 आती हैं, 50% एसटी जनसंख्या, इतने वोट। तो जितना इंपॉर्टेंट है या आपको लग रहा है कि आपका ये चीज छूट गया है, उसी चीज को देखिए आप। ठीक है, और हौच पौच मत करना भाई। अभी मतलब अभी माइंड कंट्रोल वाला टाइम आ गया है ना। अब 1 महीना भी नहीं बचा है, 10 दिन बचे हैं। तो उस 10 दिन में माइंड को कंट्रोल वाली चीजें अब आएगी, है ना। अब एकदम प्रेशर डालने वाला काम नहीं होगा। और ये जो लास्ट टाइम है, उसी में हमको स्थिति को अपना संभालना है ना। तो अगर हौच पौच हो भी रहा है तो आपको लग रहा है क्या कि ये मेरा ज्यादा टाइम ले रहा है सब्जेक्ट, है ना, या ये टॉपिक मेरा ज्यादा टाइम ले रहा है, इस टॉपिक में मैं संविधान को, या इस टॉपिक में इतिहास को, या इस टॉपिक में मैं पर्यावरण को या विज्ञान को रिपीट कर सकती हूँ या कर सकता हूं, तो आप उस पर ज्यादा फोकस कर लो, बशर्ते जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसके। क्योंकि अभी नया चीज समझने का टाइम नहीं है ना, या नया चीज पढ़ने का भी टाइम नहीं है। 10 दिन में एकदम पढ़ नहीं पाएंगे। तो जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, जितना कंठस्थ है आपको, वो चीज का रिपीटेशन का टाइम है। रिपीटेशन, पुराने प्रश्न, और साथ ही करंट अफेयर। ठीक है, ये 3 पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जितना पढ़ चुके उतना पढ़ चुके भैया, अभी नया मत करना कुछ। ठीक है, नया करोगे तो पुराना भूलोगे, है ना। अगर जो भी आप टाइम बनाए होंगे, जो भी टाइम शेड्यूल आप का होगा, टाइम टेबल होगा, अब बशर्ते आप उसके हिसाब से चलिए। या फिर जो पढ़ चुके हैं या जिनका रिपीटेशन हो रहा है, वो एकदम माइंड घुमाना वाला काम मत करना। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने को रिपीटेशन में ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि नए चीज के चक्कर में, या वो जो आपको कठिन लग रहा है उसके चक्कर में, जो पढ़े हैं वो चीज आपका क्या हो जाएगा, दिमाग से उठने लगेगा, है ना। और आप हड़बड़ा जाओगे, ये मेरे से बन नहीं रहा है, ये मेरे से हो नहीं रहा है ना। और आपको एकदम डिमोटिवेट हो जाओगे उसी में। तो अपने को डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने को एक्टिव मोड में रहना है ना। तो ये 3 चीज पे ज्यादा फोकस करना है। एक रिवीजन, दूसरा क्या बताया, पुराने प्रश्न, और तीसरा तीसरा करंट अफेयर। पुराने प्रश्न को इसलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि जब पुराने प्रश्न आप लोग बनाओगे तो अपने आप हमको समझ में आना चालू हो जाता है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, और उस टॉपिक को आप क्या करोगे, ज्यादा फोकस करोगे, है ना। जब व्यापम के प्रश्न आप सॉल्व करोगे या पीएससी के प्रश्न सॉल्व करोगे, तो संविधान तो इतना बड़ा पोर्शन है ना। तो सब पोर्शन से थोड़ी आ जाते हैं, है ना। कोई एक ऐसा सेगमेंट होते हैं, 2 से 5 सेगमेंट, जहां से प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं। राष्ट्रपति, निर्वाचन, उपराष्ट्रपति, सीएम, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं, तो चुनाव से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, आपको उसको देखना है, संविधान रिलेटेड। ठीक है, कि निर्वाचन की क्या पद्धति, आयु कितनी होती है, कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है। ठीक है, तो वो सब चीजों को आपको अच्छे से देखना है। करंट रिलेटेड होके चलिए भैया, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो करंट अफेयर में तो होगा ही। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। जहां पे आपको लग रहा है ज्यादा टाइम ले रहा है मेरा, 2 से 3 घंटा, और मेरे को लग रहा है हेडेक हो रहा है, तो उससे अच्छा आप पुरानी चीज को क्या कर लो, और अच्छे से पक्का कर लो, है ना। और जो नहीं पढ़े हैं कुछ भी, तो उसको तो टेंशन ही नहीं, नो स्टडी नो डाउट वाला है सिचुएशन। तो ये 3 पे ज्यादा फोकस करना है, रिवीजन, पुराने क्वेश्चन, साथ ही करंट अफेयर। और करंट अफेयर कहां तक का, अभी छोड़ना मत, जनवरी वाला भी। हाँ, ग्राम के 10 दिन के पहले तक का जी, 31 जनवरी तक का। ठीक है, पूरा अच्छे से देख लेना, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है ना। मान के यही चलते हैं लोग कि यहां से यहां तक का आएगा, 24 में पेपर है तो 23 के आएंगे, नहीं, जनवरी भी पूछ देता है, 20 दिन के पहले पूछ देता है। तो 31 जनवरी तक के करंट अफेयर, कौन सी झांकी लगाई गई थी अभी गणतंत्र दिवस में, क्या था थीम, मुड़िया दरबार, गुड, है ना। तो हाँ, तो ये मुख्य रूप से आपको याद रखना। अभी पद्मश्री और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब अच्छे से ध्यान रखिएगा, रिवीजन, प्रश्न और करंट अफेयर। और ज्यादा हड़बड़ाना मत, हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए
अच्छे से पढ़ते रहो तब तक, और पुराने प्रश्न और अदर सब्जेक्ट्स में भी अच्छे से ध्यान दीजिए। सी सेट में भी लैंग्वेज और मैथ्स रीजनिंग को भी 1 से 2 घंटा अब देना स्टार्ट कर दीजिए। पहले से दे रहे हो, थोड़ा बढ़ा देना टाइम। ठीक है, तो चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय भूमकाल, जय श्री राम, जय सतराम, जय माता दी, हर हर महादेव। शुभ रात्रि जी, थैंक यू।